नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोचक तथ्यों और रोचक जानकारियों को लेकर आपके साथ जुड़े हैं। तो ऐसा क्या है, आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए। तो आज हम जानेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका, आखिर यह कोशिका ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा सिद्धांत था, उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे जिन्होंने ये बताया कि कोशिका जो है हमारे जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऐसे क्या कारण थे कि कोशिका को ऐसा कहा गया। इसके अलावा भी तो बहुत सारे जीव जंतु के अंतर्गत पाए जाने वाले ऑर्गेनल हैं, तो उन्हें ऐसा क्यों नहीं कहा गया। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो आज की क्लासेस की हम शुरुआत करेंगे कोशिका के अध्ययन से, यानी जिसे हम साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और आपको हमारे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो उसे भी जाकर ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे अपने कोशिका के बारे में, जिसके अध्ययन को हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, और इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। और यह जो कोशिका विज्ञान है, सबसे पहले हम साइटोलॉजी वर्ड की बात कर लें तो यह जो हमारा साइटोलॉजी वर्ड है, यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। साइटोलॉजी वर्ड दो अलग अलग लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक वर्ड है साइटो और दूसरा वर्ड है लोगोस, या फिर इसे लॉजी भी कह सकते हैं। और यह जो साइटो वर्ड है, इसका यह दोनों शब्द कैसा है, तो यह लैटिन वर्ड है। लैटिन शब्द, लैटिन शब्द। और अगर हम बात करें इस साइटो वर्ड की, तो इस साइटो का अर्थ होता है कोशिका। इसका अर्थ होता है कोशिका। जबकि अगर बात की जाए लोगोस वर्ड की, तो इस लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना, यानी टू स्टडी। टू स्टडी कोशिका यानी सेल। तो जब हमने देखा कि यह जो हमारा साइटोलॉजी वर्ड है, यह दो अलग अलग वर्ड साइटो और लॉजी से मिलकर बना हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जब हम जीव विज्ञान को एक्सप्लेन कर रहे थे, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, तो उसमें हमने देखा कि सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान को स्टार्ट करने से पहले हम सजीवों की विशेषताओं के बारे में जाना। तो आज भी हम उसी तरह चलेंगे। आज भी हम सबसे पहले इस कोशिका के बारे में जानेंगे। आखिर जो हमारी सेल है, यह सेल आखिर होता क्या है, हम किसे सेल कह पाएंगे, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लासेस की शुरुआत हम करेंगे कोशिका से। यह जो हमारा सेल, लेकिन उससे भी पहले हम कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा जो उन वैज्ञानिकों को साइटोलॉजी में किन वैज्ञानिकों को इसका पिता कहा गया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक वैज्ञानिक थे हर्टविग। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्टविग। तो यह जो साइटोलॉजी वर्ड है, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान।
यह जो हमारा साइटोलॉजी शब्द है, इस शब्द को, साइटोलॉजी शब्द को हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने दिया। यानी सबसे पहले कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी हर्टविग ने कहा था। अब अगर हम बात करें कि यह जो हमारा साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान है, इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोशिका विज्ञान के जनक कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक के रूप में हम जानते हैं रॉबर्ट हुक को। जानते हैं। लेकिन वही हम बात करें यदि कि कोशिका विज्ञान के आधुनिक जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? कोशिका विज्ञान के आधुनिक जनक तो कोशिका विज्ञान के आधुनिक जनक के रूप में हम जानते हैं स्वानसन को। एक वैज्ञानिक थे स्वानसन महोदय को कोशिका विज्ञान के आधुनिक जनक के रूप में जाना जाता है। अभी तक हमने साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के बारे में जाना। अब इससे आगे हम जानेंगे कोशिका के बारे में। इससे आगे हम बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका यानी सेल। अब हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। आखिर यह जो कोशिका है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? उसका टाइम पीरियड क्या रहा था? इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो यह जो कोशिका है, इस कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। अब इन्होंने रॉबर्ट हुक जब रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने एक टूटी हुई पेड़ की छाल ली। रॉबर्ट हुक ने एक टूटी हुई, एक दो एग्जाम्स में यह सवाल में मतलब स्टेटमेंट वाइज पूछा जा चुका है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। टूटी हुई पेड़ की छाल में रॉबर्ट हुक ने कुछ विशिष्ट आकृतियों को देखा था। कुछ विशिष्ट आकृतियों को देखा था। आकृतियों को देखा और वह आकृति कैसी थी, आइए यहाँ हम आपको दिखाते हैं। तो पेड़ की छाल, मान लीजिए कि यह एक पेड़ की छाल है।
यह है एक पेड़ की छाल और उन्होंने कुछ इस प्रकार की आकृतियां देखी। उन्होंने उस पेड़ की छाल में कुछ इस प्रकार की अनियमित आकृतियों को देखा। यानी इन आकृतियों का मतलब कुछ ऐसे, अगर कोई सामान्य आदमी देखे तो इस आकृतियों से कुछ समझ नहीं पाएगा कि ऐसी आकृतियां क्यों थी। तो इन आकृतियों को देखा, कुछ ऐसी आकृतियों को। तो इन आकृतियों को देखकर यहाँ आपको देखिए, जब आकृति में आप देखेंगे तो मेन रूप से क्या दिख रहा है कि कुछ अनियमित लाइनें हैं इसके बीच में, और जो लाइनें हैं उसके बीच में कुछ अनियमित आकार के कच्छा टाइप का है। यह अनियमित आकार के बॉक्स टाइप का है। ये सारे जो हैं कुछ अनियमित आकार के बॉक्स टाइप के हैं। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जब पेड़ की छाल में कुछ इन आकृतियों को देखा तो ये क्या बताए, तो रॉबर्ट हुक ने इन आकृतियों को सेलुला कहा। रॉबर्ट हुक ने कुछ ऐसी अनियमित आकृतियां देखी तो उन्होंने इन आकृतियों को सेलुला कहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह सेलुला क्या है, तो इसका भी जवाब मेरे पास है। यह जो सेलुला है, यह सेलुला एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है खाली कमरा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने इसे सेलुला नाम क्यों दिया, क्योंकि इन आकृतियों को आप खुद देखिए तो इसके बीच में जो खाली बॉक्सेस हैं वो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एक पूरा खाली कमरा हो, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा क्यों था कि इसके अंदर कुछ नहीं था? यानी जब ये कोशिका, मतलब इसे कोशिका नाम दे रहे थे लेकिन उसे खाली कमरा नाम क्यों दे दिया गया? तो क्योंकि बाद में जब ये रिसर्च किए तब पता चला कि इनके द्वारा खोजी गई जो कोशिका थी वह एक मृत कोशिका थी, इसीलिए इन्हें पूरा का पूरा खाली दिखा, यानी इसके अंतर्गत कुछ और सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए गए थे। तो इनके द्वारा खोजी गई कोशिका एक मृत कोशिका थी, यानी यह जो था डेड सेल एक मृत कोशिका थी। तो अब आप लोग यह कंफ्यूजन में होंगे कि जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की तो आखिर जीवित कोशिका की खोज किसने की और यह काम कब किया गया था? तो अब हम उसी पर आते हैं। तो अब हम एक और बहुत बड़े नाम की बात करते हैं। तो एक हमारे थे ल्यूवेनहॉक। इस ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका
जीवित कोशिका की खोज की। अब जब नाम आई ल्यूवेनहॉक की तो सबके दिमाग में घूम रहा होगा कि अंजलि मैम ने तो पिछले क्लास में बताया कि ल्यूवेनहॉक जो थे वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही आदमी बैक्टीरिया की भी खोज कर दे और यहाँ आप बता रहे हैं कि जीवित कोशिका की भी खोज की। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप सबने अपने घर में देखा होगा कि आपकी माँ है, बहन है, कोई भी गर्ल्स हैं जो कि घर के सारे काम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, सबको खाना खिलाना, बर्तन धोना, सारे काम वो अकेले संभालती है। और वही अगर उनका कुछ और अपना बिजनेस हो या फिर कोई और जॉब हो तो ये सारे काम करते हुए वो अपने जॉब को भी संभालती है। तो ठीक उसी प्रकार हम ल्यूवेनहॉक की बात करेंगे। ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक चीज की खोज नहीं की। अगर इनके डिस्कवरी का लिस्ट बनाया जाए तो पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा, तब भी पूरा नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये ल्यूवेनहॉक ने और किन किन चीजों की खोज की। तो थोड़ा हम जान लेते हैं ल्यूवेनहॉक की खोजें। ल्यूवेनहॉक की खोजें इन्होंने किन किन चीजों पर रिसर्च किया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी अभी हमने सुना जीवित कोशिका। एक तो इन्होंने खोज की जीवित कोशिका की, यानी लाइव सेल। दूसरा अगर हम बात करें तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा जीवाणु के बारे में, यानी जीवाणु की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने की। जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज। और यहाँ देखिए ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका यानी लाइव सेल की खोज 1674 में की और जस्ट 2 साल के बाद बैक्टीरिया की खोज 1676 में की थी। अब आगे हम बात कर लेते हैं तो प्रोटोजोआ की खोज भी इन्होंने ही की थी। प्रोटोजोआ, जिसे हम अंग्रेजी में भी प्रोटोजोआ ही लिखते हैं, प्रोटोजोआ की खोज इन्होंने ही की थी। यकृत की खोज भी इन्होंने ही की थी। यकृत यानी लीवर। इसके आगे हम बात करें तो आरबीसी की खोज भी इन्होंने ही की, यानी लाल रक्त कणिका। इसकी खोज भी ल्यूवेनहॉक ने की। इसके आगे हम बात करें तो शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, तो स्पर्म की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने की। एक और है अंडाणु, जिसे हम ओवम बोलते हैं। इस अंडाणु की भी खोज ल्यूवेनहॉक ने की। तो मैंने बताया कि अगर लिस्ट गिनवाया जाए तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तब भी इनकी खोजें समाप्त नहीं होगी। तो ये कुछ प्रमुख खोजें थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी खोज इन्होंने की। ये थी ल्यूवेनहॉक की प्रमुख खोजें। अभी हमने देखा कि ल्यूवेनहॉक की जो कुछ प्रमुख खोजें थी उसके बारे में हमने जाना। अब इसके आगे हम कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम कोशिका की बात पहले कर लेते हैं। तो यह जो कोशिका है, कोशिका हमारे
कोशिका को जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इकाई कहा जाता है। जीवन की जगह पे यहाँ शरीर लिख देते हैं, ये बेस्ट रहेगा। कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यानी यह जो हमारी सेल है, हमारी जो सेल है, सेल इज द structural and functional unit of a body। यानी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वह है सेल। अब आगे हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत तो यह जो हमारा कोशिका सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया? इस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने की। दो वैज्ञानिकों ने की। अब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान किए, इसीलिए इन दोनों को कोशिका सिद्धांत का जनक माना जाता है। अतः स्लाइडेन एवं स्वान को कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक या फिर जनक माना जाता है। अब आगे हम बात करेंगे, तो बात आती है 1838 ईस्वी की। इस 1838 ईस्वी में क्या हुआ कि 1838 में स्लाइडेन महोदय ने अपने रिसर्च के आधार पर एक बात कही। स्लाइडेन ने कहा
1838 ईस्वी में स्लाइडेन ने कहा, अब इन्होंने क्या कहा यह भी जरा सुन लेते हैं। तो स्लाइडेन महोदय ने कहा कि कोई भी जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बना है। कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बना है। लेकिन वहीं आते हैं अब स्वान महोदय। स्वान ने क्या कहा कि भैया स्लाइडेन, आपने ये तो बता दिया कि पेड़ पौधों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन आपकी ये बात जो है यह भी अधूरी है। तो यह बात पूरी कैसे होगी, तो यह भी जानते हैं। तो जस्ट एक साल बाद यानी 1839 में स्वान महोदय ने भी अपने रिसर्च के आधार पर एक बात कही। स्वान ने कहा, अब इन्होंने क्या कहा, तो ये बोले कि पेड़ पौधों के साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बना है। अब यहाँ आपने क्या देखा, 1838 ईस्वी में स्लाइडेन महोदय ने बस पेड़ पौधों की बात की। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधों का शरीर कोशिका और उसके उत्पाद यानी सेल ऑर्गेनल जो है उन सब से मिलकर बना है। लेकिन वही अगले ही साल स्वान महोदय ने कहा कि ना भैया, आपने ये जो बातें की ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी ये बातें सही के साथ साथ अधूरी भी है और इसे पूरी हम करेंगे। तो करेंगे कैसे? तो इन्होंने कहा कि पेड़ पौधों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, यह तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का शरीर जो है कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर बना है। और इन्हीं दोनों के इस स्टेटमेंट, इस रिसर्च के आधार पर अब इन्हीं दोनों यानी स्लाइडेन और स्वान के रिसर्च, जिसे हम हिंदी में अनुसंधान कहते हैं, अनुसंधान यानी रिसर्च, इन्हीं दोनों के रिसर्च के आधार पर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया।
प्रतिपादन किया गया अभी तक हमने कोशिका सिद्धांत का एक बैकग्राउंड तैयार किया कि आखिर कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पीछे क्या एफर्ट्स रहे थे इन वैज्ञानिकों का। अभी तक हमने यह जाना है। अभी हम कोशिका सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम जानेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें। तो कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन एवं स्वान महोदय ने दो बातें की। इस कोशिका सिद्धांत में इन्होंने दो बातें की, जिसमें से पहली बातें क्या थी? पहली बातें तो यही थी जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि ये स्लाइडेन और स्वान महोदय ने बताया कि संसार में जितने भी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे हैं, सबका शरीर कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर बना है। तो कोशिका सिद्धांत का जो पहला सिद्धांत है यही बात कहता है। कोशिका सिद्धांत की पहली बातें यही कहती है कि जितने भी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं, उन सबका शरीर कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बना है। यह हो गई कोशिका सिद्धांत की पहली बातें। और कोशिका सिद्धांत में एक और बातें स्लाइडेन एवं स्वान महोदय ने की थी। इन्होंने दूसरी बातों में क्या बताया कि यह जो कोशिका है, इसके निर्माण के बारे में इन्होंने बताया। तो कोशिका का निर्माण शरीर में स्वतः होता है। यह जो दूसरी बातें हैं, कोशिका सिद्धांत का जो दूसरा सिद्धांत है कि कोशिका का निर्माण शरीर में स्वतः होता है, यह बातें बिल्कुल गलत है। लेकिन आज जब इतने सारे रिसर्च किए गए और बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया, तब आज हम जान पाए कि यह बातें गलत हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड में जब स्लाइडेन और स्वान महोदय ने ये बताया, तो उनके अनुसार तो यह सही था। और यही जो ये जो दूसरा कथन था, यही इनके कोशिका सिद्धांत को फ्लॉप करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाया है। यही दूसरा सिद्धांत। तो अब आगे हम बात करेंगे, एक आते हैं रुडोल्फ विर्चो महोदय। लेकिन ये बात को हम यहाँ नोट नहीं करेंगे कि इस दूसरे सिद्धांत के कारण ही स्लाइडेन और स्वान महोदय का सिद्धांत फ्लॉप हो गया, क्योंकि आगे आप कारण जान जाएंगे कि हमने यहाँ नोट क्यों नहीं किया था। आगे एक आते हैं वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो महोदय, अब इनके बारे में जानते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो साहब ने क्या किया कि 1855 ईस्वी में
1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को देखा। कोशिका विभाजन को देखा। कोशिका विभाजन को देखा। सबसे पहले 1855 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा और इस कोशिका विभाजन के सिद्धांत के अनुसार रुडोल्फ विर्चो साहब ने यह बताया, विर्चो महोदय ने यह बताया कि शरीर में कोशिका का निर्माण शरीर में किसी भी कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा होता है और इस कोशिका विभाजन में जो पहली सेल होती है, यानी पूर्व में जिस सेल का विभाजन होता है उसे पेरेंट सेल यानी मातृ कोशिका कहा जाता है। इन्होंने बताया कि जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मातृ कोशिका यानी पेरेंट सेल कहते हैं। पेरेंट सेल कहा जाता है। और फिर इन्होंने बताया कि विभाजन के फलस्वरूप जिस कोशिका का निर्माण होता है उसे हम संतति कोशिका कहते हैं। उसे संतति कोशिका कहा जाता है। संतति कोशिका यानी डॉटर सेल। डॉटर सेल यानी मान लीजिए कि हम एक कोशिका लेते हैं। यहाँ हम एक कोशिका बनाते हैं। मान लीजिए यह एक अनियमित आकार की कोशिका है। इसके अंतर्गत कुछ सेल ऑर्गेनल हैं और इस एक कोशिका से दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। इस कोशिका का
विभाजन हो रहा है। यहाँ इस कोशिका का विभाजन हो रहा है और विभाजित होकर दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो गया। यहाँ दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो इसमें से यह जो पहली कोशिका थी, यानी यह जो पहली कोशिका थी जिससे विभाजित होकर दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो गया, यह कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं धीरे धीरे। तो यह जो पहली कोशिका थी इसे हम कहेंगे पेरेंट सेल। पेरेंट सेल यानी मातृ कोशिका। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मातृ यानी माँ। तो जो पेरेंट सेल है यह विभाजित होकर दो अलग अलग नई कोशिकाओं का निर्माण की, और इस छोटी छोटी दो अलग अलग कोशिकाएं जो बनी, इस नवनिर्मित कोशिका को हम कहेंगे डॉटर सेल। डॉटर मीन्स होता है बेटी, यानी इसे हम डॉटर सेल कहेंगे। और यह जो सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, जो पिछले ऊपर में हमने पढ़ा था कि स्लाइडेन एवं स्वान महोदय का जो ये सिद्धांत है, जो इन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण शरीर में स्वतः होता है, तो आज आप इससे एग्री नहीं करेंगे। लेकिन आज आप एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे रुडोल्फ विर्चो हो गए, इनके अलावा और भी वैज्ञानिकों ने यह प्रतिपादित कर दिया कि कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तब आप यह कह पा रहे हैं कि यह जो इनका कथन था यह गलत था। और यही जो इनका जो दूसरा कथन था, इनके सिद्धांत में जो दूसरा स्टेटमेंट था, यही इनके सिद्धांत का फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण बन गया। इसीलिए यह पिछले स्लाइड में जैसे हमने पढ़ा कि स्लाइडेन एवं स्वान महोदय को कोशिका सिद्धांत का जनक या प्रतिपादक माना जाता है, लेकिन ये जो रुडोल्फ विर्चो हैं, ये जो रुडोल्फ विर्चो महोदय हैं, रुडोल्फ विर्चो को आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक माना जाता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। देखिए, इन दो नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। यानी स्लाइडेन स्वान महोदय को कोशिका सिद्धांत का जनक कहा गया, वहीं अगर हम विर्चो महोदय की बात करें तो रुडोल्फ विर्चो साहब को आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक माना गया। तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि स्लाइडेन एवं स्वान महोदय ने कोशिका सिद्धांत को दिया तो था, लेकिन वह सिद्धांत क्या आज के दौर में उस सिद्धांत को हम फॉलो कर पा रहे हैं? क्या वह सिद्धांत पूरी तरह से सत्य है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम स्लाइडेन एवं स्वान महोदय की दूसरी कोशिका सिद्धांत की बात करें तो यह बिल्कुल गलत कथन था। तो इसी कारणवश उन्हें उस टाइम पीरियड में कोशिका सिद्धांत का जनक मान लिया गया था। लेकिन जैसे ही और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने रिसर्च के आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया, तो आज के डेट में हम रुडोल्फ विर्चो को कोशिका सिद्धांत का जनक मानते हैं, क्योंकि यह आज के टाइम पीरियड में इन्हीं का सिद्धांत चल रहा है। इसीलिए हम इन्हें आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।